हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, आज की सभी बड़ी खबरें लेकर हम 5 एंकर पंचनामा में आपका स्वागत करते हैं। और आपको बता दें कि जिस तरीके से बॉलीवुड में ड्रग्स कनेक्शन में रोज एक नया नाम सामने आ रहा है, कई बड़ी अभिनेत्रियों के नाम आ गए, हर नाम का होगा पंचनामा जी। और साथ ही साथ देखिए, किसान बिल को लेकर जिस तरह से हंगामा मचा हुआ और उसके बीच अब ये पॉलिटिक्स चाय की प्याली तक पहुंच गई है, पूरी खबर आपको देंगे आगे। इसके साथ ही यूपी में फिल्म सिटी बनाने को लेकर आज जो बैठक हुई है उसमें क्या हुआ है पंचनामा में, वो भी आपको बताएंगे। चलिए, ये खबर भी होगी और आपको बताएंगे एलएसी पर किस तरीके से तैनात जवान ले रहे हैं मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग, तस्वीरें दिखाएंगे आपको। तो आइए शुरुआत करते हैं पंचनामा की दिन की सबसे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर अभिनेत्री दीपिका पादुकोण, जिनका नाम सामने आया है ड्रग्स कनेक्शन में, और एनसीबी अब जल्द दीपिका से पूछताछ की तैयारी। सूत्रों के मुताबिक दीपिका से भी इसी हफ्ते सवाल जवाब किए जा सकते हैं और एनसीबी जल्द ही उन्हें पूछताछ के लिए नोटिस भेजेगा। दरअसल दीपिका और उनकी मैनेजर रही करिश्मा के बीच ड्रग्स की बातचीत का चैट वायरल हुआ है, जिसके बाद एनसीबी पहले करिश्मा से पूछताछ करेगी और फिर उनके जवाबों के आधार पर दीपिका को समन भेजकर उनसे सवाल जवाब किया जाएगा। इस बीच बॉलीवुड के ड्रग्स कनेक्शन की जाँच के लिए बनी टीम में 3 और अफसरों की एंट्री की गयी है। एनसीबी सूत्रों के मुताबिक ये अधिकारी भुवनेश्वर, अहमदाबाद और गुवाहाटी से हैं। तीनों अधिकारी काफी तेज तर्रार बताए जाते हैं और यही वजह है कि बॉलीवुड के ड्रग्स रैकेट के किरदारों का पता लगाने के लिए इन्हें टीम में शामिल किया गया है। और चलिए, साथ ही हम आपको ये भी बता दें कि दीपिका पादुकोण के ड्रग्स कनेक्शन का खुलासा उनकी टैलेंट मैनेजर रही जया साहा की व्हाट्सएप चैट से हुआ है। एनसीबी की जांच में इस बार जो नाम सामने आया है उसने सबको चौंका दिया है। वो कोई मामूली हस्ती नहीं है, बॉलीवुड की एक बड़ी अभिनेत्री दीपिका पादुकोण है। इसका खुलासा हुआ है एक व्हाट्सएप चैट से, जो कि टैलेंट मैनेजर जया साहा के व्हाट्सएप ग्रुप की बताई जा रही है, जिसमें डी और के नाम का जिक्र है। जब इसे डिकोड किया गया तो पता चला कि डी का मतलब है बॉलीवुड अभिनेत्री दीपिका पादुकोण और के का मतलब है करिश्मा प्रकाश, जो कि जया साहा की एसोसिएट हैं। इस व्हाट्सएप चैट में सुबह 10:03 पर दीपिका करिश्मा से पूछ रही हैं, माल है क्या? हाँ, लेकिन घर पर है। मैं बांद्रा में हूँ। मैं अमित को कह सकती हूँ अगर तुम्हें चाहिए। हाँ प्लीज। अमित के पास है, वो ला रहा है। हैश ना, बीट नहीं चाहिए। तुम कोको किस समय आ रही हो? 11:30 से 12 बजे के बीच। शाल वहाँ कब तक है? उसने बताया कि 11:30 बजे तक, क्योंकि उसे 12 बजे कहीं और जाना है। इस जांच के दौरान पहली बार इतनी बड़ी फिल्मी हस्ती का नाम आया है। हालांकि इससे पहले फिल्मकार करण जौहर के घर पर पिछले साल हुई एक पार्टी का वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें दीपिका पादुकोण भी दिखी थी। अकाली नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने ये वीडियो पोस्ट करते हुए आरोप लगाया था कि करण जौहर के घर पर हुई पार्टी में ड्रग्स का सेवन हुआ था। ड्रग्स कनेक्शन में दीपिका का नाम सामने आने के बाद पड़ताल शुरू हुई तो मुंबई के एक क्लब में हुई एक खास पार्टी की तस्वीरें सामने आ गई और उन तस्वीरों में दिख रहे चेहरे सवालों के घेरे में आ गए। जया साहा की सहायक करिश्मा और दीपिका के बीच व्हाट्सएप चैट में ड्रग्स की बात हुई थी। इस चैट के सामने आने के बाद ही दीपिका ड्रग्स केस में जांच के दायरे में आ गई हैं। ये चैट 28 नवंबर 2017 को हुई थी, जिसमें कोको क्लब में मिलने की बात हुई थी। ये तस्वीरें उसी क्लब में हुई पार्टी की हैं। मुंबई के लोअर परेल के कोको क्लब में हुई हेलोवीन पार्टी में 4 बड़े अभिनेता जमा हुए थे। इस पार्टी में दीपिका, सिद्धार्थ रॉय कपूर, सिद्धार्थ मल्होत्रा, सोनाक्षी सिन्हा भी आई थी। इन चारों की तस्वीरें सामने आने के बाद अब ये अभिनेता भी जांच के दायरे में आ सकते हैं। एनसीबी इन्हें जांच के दायरे में ले सकती है। और देखिए, मुंबई के कमला मिल कंपाउंड के कोको पब में बॉलीवुड की बड़ी बड़ी पार्टियां होती है। 28 अक्टूबर 2017 को यहां पर हैलोवीन पार्टी हुई थी, जिसके बारे में बता रहे हैं संवाददाता अजय दुबे। मुंबई के लोअर परेल इलाके में ये कोको रेस्टोरेंट, और अब ये मामला यही हुई एक हैलोवीन पार्टी का है, जिसमें ड्रग्स कथित तौर पर इस्तेमाल किया गया है। गौर फरमाने वाली बात है कि 28 अक्टूबर 2017 को दीपिका की चैट है एक पूर्व मैनेजर करिश्मा के संग, जिसमें वो चर्चा कर रही हैं इस रेस्टोरेंट में 11:30 बजे रात में पहुंचने की, और यहीं पे चर्चा है ड्रग्स का जिक्र है। इन दोनों के बीच जो संवाद है उसके इस्तेमाल की। आपको बता दें कि यहाँ जो पार्टी हुई थी इसमें और भी बॉलीवुड के सितारे थे। इसमें दीपिका पादुकोण के संग सोनाक्षी सिन्हा, सिद्धार्थ मल्होत्रा, आदित्य रॉय कपूर भी शामिल हुए थे। और कोको पब में जब वो यहाँ पहुंचे तो उसके बाद तस्वीरें खिंचाई, जो बाद में सोशल मीडिया पर वायरल भी थी। तो अब जो बॉलीवुड में पिटारा है ड्रग्स का खुल चुका है। तमाम बड़े बड़े नाम सामने आ रहे हैं, जो मैनेजर्स हैं, जो अलग अलग एम्प्लॉयज हैं, उनके माध्यम से बड़े सितारे ड्रग्स मंगाते थे। और
और साथ ही आपको ये भी बता दें कि दीपिका पादुकोण के ड्रग्स कनेक्शन को बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने जेएनयू से जोड़ दिया। ये तस्वीरें इसी साल जनवरी महीने की हैं, जब जेएनयू में हुई हिंसा के बाद दीपिका पादुकोण छात्रों के एक गुट के समर्थन में जेएनयू पहुंची थी। दीपिका ने वहां कोई बयान तो नहीं दिया, लेकिन जेएनयू दौरे के बाद से ही वो कई लोगों के निशाने पर आ गई थी। अब जब दीपिका पादुकोण का नाम ड्रग्स मामले में आया तो बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने दीपिका पर देश विरोधी वाला वार कर दिया। दीपिका पादुकोण ड्रग्स लेती हैं और ड्रग्स लेने के बाद असर ये होता है कि वो देश विरोधी लोगों के साथ खड़े हो जाती हैं। तो अब तो एक और खोज करना पड़ेगा, जांच करना पड़ेगा कि क्या ये ड्रग्स लेने के बाद विचार भी देश विरोधी भी हो जाता है। मनोज तिवारी का दीपिका पर देश विरोधी वार। और इस बीच देखिए बॉलीवुड के ड्रग्स कनेक्शन में एक और अभिनेत्री दिया मिर्जा, उनका नाम भी सामने आ रहा है। बॉलीवुड में फैले ड्रग्स के जाल की पड़ताल में जुटी एनसीबी के सामने अब दिया मिर्जा का नाम सामने आया है। एफआईआर नंबर 16/20 में दिया का नाम सामने आया है। दिया को भी एनसीबी मुंबई की टीम समन कर सकती है। दिया के नाम का खुलासा ड्रग पैडलर अनुज केशवानी और अंकुश की पूछताछ में हुआ है। एनसीबी के हाथ साल 2019 में खरीदी गई ड्रग्स के पुख्ता जानकारी और सबूत लगे हैं। और चलिए पंचनामा में हम आपको ये भी बता दें कि ड्रग्स की पड़ताल के दौरान एन नाम की जिस हीरोइन का जिक्र आया था और अब उस नाम का भी खुलासा हो गया है। आप भी देखिए। एक तरफ जया साहा और दूसरी तरफ एक ऐसी अभिनेत्री जिसका नाम अंग्रेजी के एन अक्षर से शुरू होता है। इन दोनों के बीच ड्रग्स को लेकर हुई व्हाट्सएप चैट भी एनसीबी ने खंगाली है। तुमने मुझसे वादा किया था कि मुझे अच्छा एमडी बॉम्बे में दोगी और हम साथ में पार्टी करेंगे जब मैं दोबारा आऊंगी। मुझे सच में एक ब्रेक की जरूरत है। तुम मुझे एक पेडलर बना रही हो, फिर भी तुम्हारी इच्छा मेरे लिए कमांड है। सुना आपने, इस व्हाट्सएप चैट में जया साहा उस अभिनेत्री को कह रही है कि तुम मुझे एक ड्रग्स पेडलर बना रही हो। इस एन नाम वाली अभिनेत्री को लेकर पहले काफी सस्पेंस था, लेकिन जया साहा से पूछताछ में इसका खुलासा हो गया है। सूत्रों से पता चला है कि ये अभिनेत्री नम्रता शिरोडकर है, जो 90 के दशक में फिल्मों में सक्रिय थी। नम्रता साउथ के सुपरस्टार महेश बाबू की पत्नी है। ड्रग्स केस में नाम आने के बाद अब एनसीबी नम्रता शिरोडकर से समन भेजने की तैयारी कर रही है और उससे भी पूरे केस में पूछताछ की जा सकती है। देखिए, ड्रग्स कनेक्शन में ही अभिनेत्री श्रद्धा कपूर को भी एनसीबी इस हफ्ते नोटिस भेजने वाला है। श्रद्धा कपूर का नाम दीपिका पादुकोण से पहले आ चुका था, लेकिन पहली बार ड्रग्स को लेकर उनकी व्हाट्सएप चैट भी सामने आ गई। केस के सिलसिले में चल रही जांच में जब ड्रग्स का एंगल भी आया तो उसकी आंच श्रद्धा कपूर तक भी पहुंच गई। एनसीबी ने बॉलीवुड में टैलेंट मैनेजर जया साहा की जब व्हाट्सएप चैट खंगाली तो श्रद्धा कपूर की ड्रग्स कनेक्शन का भी पता चला। एक व्हाट्सएप चैट में दोनों के बीच हुई बातचीत का ब्यौरा कुछ यूँ है। जब तुम नीचे आ जाओ तो कॉल करो, मैं नीचे आऊंगी और तुम्हें दूंगी। हेलो, मैं आज CBD ऑयल जिंदल के साथ भेज रही हूँ। हे, थैंक यू। सुनो, मैं अभी भी SLB से मिलना चाहती हूँ। तो इस व्हाट्सएप चैट ने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के कान खड़े कर दिए हैं। वैसे इससे पहले पावना डैम के मोटर बोट चालक जगदीश गोपीनाथ दास के बयान से एनसीबी को श्रद्धा कपूर के कनेक्शन को लेकर कुछ संकेत मिल गए थे। जगदीश एनसीबी को बता चुके हैं कि सुशांत के साथ श्रद्धा भी पावना डैम के टापू पर उन्हीं के बोट से आई थी। और देखिए, बॉलीवुड ड्रग्स केस में एनसीबी जल्द जया साहा को गिरफ्तार कर सकती है। रिया से ड्रग्स से जुड़ी चैट करने वाली जया साहा अब एनसीबी के रडार पर हैं। ड्रग्स केस में एनसीबी आज फिर जया साहा से पूछताछ कर रही है। कल हुई पूछताछ में जया कई सवालों का सही से जवाब नहीं दे पाई थी। अब तक की जांच में ये बात सामने आई है कि जया कई फिल्मी सितारों को ड्रग्स मुहैया करा रही थी। अब एनसीबी उस पैडलर का पता लगाने में जुटी है जो जया को ड्रग्स सप्लाई कर रहा था। जया से ये भी पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि ड्रग्स की डीलिंग में उसे कोई आर्थिक फायदा भी पहुँचा या वो सिर्फ सर्कल के लोगों तक ड्रग्स पहुँचवाती थी। रिया, शौविक और लोगों से रिश्तों को लेकर भी जया साहा से सवाल जवाब किया गया। और देखिए शगुन, यहाँ ये भी बता दें कि जया साहा से एनसीबी की पूछताछ में कई बड़े नाम सामने आ रहे हैं। अब उन पर भी शिकंजा कसना शुरू हो गया। बॉलीवुड ड्रग्स केस में टैलेंट मैनेजमेंट एजेंसी एक्वान भी एनसीबी की जांच दायरे में आ गई है। जया साहा से पूछताछ के साथ एनसीबी ने एक्वान एजेंसी के कच्चे चिट्ठे खंगालने शुरू कर दिए हैं और इसी सिलसिले में आज कंपनी के सीईओ ध्रुव चिटघोपकर को पूछताछ के लिए बुलाया गया। इस पूछताछ के बाद जांच एजेंसी कल मधु मांटेना से सवाल जवाब करेगी। कंगना की फिल्म क्वीन के निर्माता रहे मधु भी क्वान टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी में डायरेक्टर हैं। इस टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी क्वान के साथ जया साहा और दिशा सालियान भी जुड़ी रही थी। अब सुशांत केस और बॉलीवुड का ड्रग्स कनेक्शन सामने आने के बाद ये कंपनी भी जांच के दायरे में है।
तो देख रहे हैं आप किस तरीके से बॉलीवुड के ड्रग्स कनेक्शन को लेकर ये जांच जो आगे बढ़ रही है। और इसके बीच करण जौहर के घर एक पार्टी हुई थी, पिछले साल का वीडियो सामने आया था, वो एक बार फिर से अब चर्चा में। बॉलीवुड कलाकारों की पार्टी का ये वीडियो काफी चर्चा में है, क्योंकि 5 दिन पहले शिरोमणि अकाली दल के पूर्व विधायक मनजिंदर सिंह सिरसा ने इस पार्टी में ड्रग्स सेवन का आरोप लगाया था और इसे लेकर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो में शिकायत की थी। अब बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने पार्टी में शामिल लोगों को खुद सामने आकर सच्चाई बताने को कहा है। तुरंत आकर के उनको अपनी सफाई, अपनी स्पष्ट स्थिति बताना होगा, क्योंकि एनसीबी तो जो जांच करना है करेगी ही। हो सकता है उनका भी चैट किसी से न निकल जाए। अब चैट निकल जाएगा तो कोई बचा नहीं सकता, क्योंकि चैट अपने आप में अब स्वयं के मोबाइल से हुआ चैट बहुत बड़ा प्रमाण है, फिर तो सजा ही होगी। लेकिन अगर वो लोग आज विसल ब्लोअर बन जाते हैं, वो आके कहते हैं कि हाँ इस तरह का माहौल हमको दिया गया, तो फिर जो कल्प्रिट है वो पनिश हो। और चलिए पंचनामा में आगे बढ़ते हैं और आज की एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले से जुड़े ड्रग्स केस में गिरफ्तार रिया चक्रवर्ती 6 अक्टूबर तक अब जेल में रहेंगी। आज एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती की कस्टडी खत्म होने पर उन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सेशन कोर्ट में पेश किया गया था, जहां कोर्ट ने रिया की न्यायिक हिरासत 14 दिनों के लिए बढ़ा दी। इससे पहले रिया चक्रवर्ती की ओर से हाई कोर्ट में जमानत की अर्जी लगाई गई, जिस पर कल सुनवाई होगी। सेशन कोर्ट से रिया की जमानत अर्जी 2 बार खारिज हो चुकी है। रिया के साथ उनके भाई शौविक ने भी हाई कोर्ट में जमानत की अपील की है। बता दें कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने रिया को 2 दिन की पूछताछ के बाद 8 सितंबर को गिरफ्तार किया था। सेशन कोर्ट ने उसी दिन रिया को 22 सितंबर तक के लिए जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया था। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। बंगले में तोड़फोड़ के मामले में कंगना रनौत ने हाईकोर्ट में बीएमसी के हलफनामे का जवाब दिया है। अभिनेत्री कंगना रनौत ने अपने जवाब में एक बार फिर बीएमसी की कार्रवाई को पक्षपातपूर्ण बताया। कंगना की ओर से दिए जवाब में कहा गया कि बीएमसी की कार्रवाई पक्षपातपूर्ण थी। ये इसी बात से पता चलता है कि उनके ऑफिस के ठीक बगल में मनीष मल्होत्रा का ऑफिस है, जहां पर भी बीएमसी ने अवैध निर्माण की बात कही थी, लेकिन उनको जवाब देने के लिए 7 दिनों का वक्त दिया गया, जबकि कंगना के दफ्तर पर 24 घंटे के भीतर ही कार्रवाई कर दी गई। कंगना की ओर से कहा गया कि एक तरफ बीएमसी कह रही है कि दफ्तर में अवैध निर्माण हो रहा था, लेकिन वो इस बारे में कोई फोटो पेश नहीं कर पाई। चलिए अब सियासी खबरों का रुख कर लेते हैं। किसान बिल के मुद्दे पर हंगामा करने के बाद राज्यसभा से निलंबित हुए सांसद रात भर धरने पर बैठे रहे और सुबह उप सभापति उनके लिए चाय लेकर आए। राज्यसभा में हंगामे के बाद 8 सांसदों के निलंबन पर सियासत जारी है। निलंबन के विरोध में संसद परिसर में सांसद पूरी तरह धरने पर बैठे रहे और आज सुबह खुद राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश इन सांसदों के लिए चाय और पोहा लेकर पहुंच गए। हरिवंश सांसदों को चाय के साथ चर्चा के लिए मनाते रहे, लेकिन सांसदों ने उनकी एक न सुनी। हरिवंश जी भले आदमी हैं। वे आज उन लोगों के लिए चाय लेकर गए जिन लोगों ने उन पर अटैक किया और अपमानित किया। मैं हरिवंश जी को बधाई देता हूँ। सांसदों की दलील है कि अगर हरिवंश उनसे मिलना चाहते हैं तो उन्हें अपने घर बुलाएं। खबर ये भी है कि हरिवंश आज खुद भी एक दिन के उपवास पर हैं। सांसदों को मनाने के लिए राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश के इस कदम की पीएम मोदी ने तारीफ की और ट्वीट किया। दरअसल राज्यसभा से निलंबन के खिलाफ विपक्षी सांसदों ने पूरी रात गांधी प्रतिमा के सामने काटी और इस दौरान कुछ सांसद गीत भी गुनगुनाते रहे। राज्यसभा में कृषि बिल पेश करने के दौरान जमकर हंगामा हुआ था। इस हंगामे से नाराज सभापति वेंकैया नायडू ने कल 8 सांसदों को इस सत्र के लिए निलंबित किया था। Rifun Bora was there of saying Elmaram Karim are suspended for the period of 1 week. और आपको इस खबर से जुड़ी ये खबर भी बता दें कि राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश की चाय की प्याली पर अब पॉलिटिक्स भी शुरू हो गई है। पीएम ने हरिवंश की तारीफ की तो आरजेडी ने उन पर हमला बोल दिया। भले ही धरने पर बैठे सांसदों ने चाय पीने से इनकार कर दिया हो, लेकिन हरिवंश के इस कदम की काफी चर्चा हो रही है। पीएम मोदी ने हरिवंश की तारीफ की तो सदन में वेंकैया नायडू ने भी इसे गांधी और जेपी के विचार से प्रेरित कदम बताया। हरिवंश जी ने खुद चाय बना के घर पे चाय जो लोग वहाँ धरने पे बैठे सदस्य उनको पिलाने के लिए गए और वहाँ चाय उनको दिया है। हालांकि इन तारीफों के बीच आरजेडी ने इस कदम को सियासी बताते हुए सरकार पर हमला बोला। जिन्होंने संसदीय कार्यवाही के नियमों की धज्जियां उड़ाकर देश के किसानों के भविष्य की धज्जियां उड़ा दी, वो किसानों की परवाह करने वाले सांसदों के चिंतित अंतर्मन पर गर्म चाय गिराने पहुंचे थे। भारतीय लोकतंत्र पर चाय का असर बड़ा विषैला सिद्ध हो रहा है। और देखिए आज राज्यसभा की कार्रवाई शुरू होते ही कांग्रेस ने एमएसपी और सांसदों के निलंबन का मुद्दा उठा दिया और सेशन का ही बॉयकॉट कर दिया।
जब तक सरकार इनको वापस नहीं लेती है हम सेशन का बाईकाट कर रहे और कृषि बिल को लेकर विपक्ष और सरकार के बीच तनातनी बढ़ती जा रही है और आज राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होते ही कांग्रेस की ओर से ये मुद्दा उठाया गया। कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा कि जब तक कृषि बिल को लेकर किसानों का संशय दूर नहीं किया जाता है और सांसदों का निलंबन वापस नहीं होता, तब तक कांग्रेस सदन की कार्यवाही में शामिल नहीं होगी। हमारे जो कलीग्स हैं जिनको सस्पेंड किया है रेस्ट ऑफ द सेशन के लिए, उनका भी वो वापस लेना चाहिए। तो ये 3 चीजें जो किसानों से संबंधित, जब तक सरकार इनको वापस नहीं लेती है हम सेशन का बाईकाट कर रहे हैं। और कांग्रेस के बॉयकॉट के बावजूद सभापति वेंकैया नायडू ने साफ कर दिया कि सांसदों का निलंबन वापस नहीं होगा। तो हम आपको बता दें कि विपक्ष ने मोर्चा खोला हुआ है। उधर हरियाणा और पंजाब के किसान भी सरकार के खिलाफ खड़े हो गए हैं। कृषि बिल का ये चौतरफा विरोध देखते हुए सरकार ने किसानों तक अपनी बात पहुंचाने के लिए अखबारों का सहारा लिया है। ये सरकार की ओर से अखबारों में छपवाए गए विज्ञापन की तस्वीरें हैं। इस विज्ञापन में एक तरफ जो अफवाहें फैलाई जा रही हैं वो दिखाई गई हैं और दूसरी तरफ उन पर सफाई दी गई है। विज्ञापन के जरिए सरकार ने फिर कहा है कि कुछ लोग किसानों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं और किसानों को उनसे सावधान रहना चाहिए। हालांकि विपक्षी पार्टियों ने सरकार की ओर से जारी इस विज्ञापन पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम ने ट्वीट किया। विज्ञापन में एक पंक्ति कहती है, वन नेशन वन मार्केट किसानों को आजादी देगा। छोटे किसान लगभग 85% हैं, जिनके पास बेचने के लिए बहुत कम अधिशेष बचते हैं। अगर उन्हें धान या गेहूं के कुछ बैग बेचने पड़े तो उन्हें पूरे देश में हजारों बाजार की जरूरत है, एकल बाजार की नहीं। बड़े गांवों और छोटे शहरों में हजारों किसानों के बाजार बनाने के लिए बिल में क्या प्रावधान है? हजारों बाजार किसानों को आजादी देंगे। यदि सरकार की मंशा एमएसपी की गारंटी देने की है तो उस बिल में ऐसा कोई खंड क्यों नहीं है जो ये बताता है कि उपज का मूल्य एमएसपी से कम नहीं होगा। देखिए, सरकार ऐड देकर भले ही सफाई दे रही हो, लेकिन कांग्रेस नए कृषि बिल के जरिए सरकार पर हमलावर है। वहीं सरकार कांग्रेस के आरोपों को किसानों को गुमराह करने की साजिश बता रही है। अपने हक्कां दे लई लड़ना क्यों पैंदा, देश नूं जिंदगी दे के आपे मरना क्यों पैंदा। किसानों पर जारी सियासी जंग के बीच कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने ये वीडियो जारी किया है, जिसमें पंजाबी गायक जसबीर जस्सी किसानों का मुद्दा उठाते सुने जा सकते हैं। हक जतावन लई क्यों चीख चीख के बोलना पैंदा, आवाज सुनावन लई। कृषि बिल पास होने के बाद कांग्रेस इसे लेकर सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट कर एक बार फिर कृषि बिल पर सरकार के दावों पर सवाल उठाए। मोदी जी की नीयत साफ, कृषि विरोधी नया प्रयास, किसानों को करके जड़ से साफ, पूंजीपति मित्रों का खूब विकास। राहुल गांधी के ट्वीट पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने जवाब दिया। अपनी राजनीतिक जमीन को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये वही कांग्रेस के लोग हैं जो सीएए के समय में भी ऐसी कोशिश कर रहे हैं। पंचनामा में आगे बढ़ते हैं। अगली बड़ी खबर दिन की। एलएसी पर चीन की घुसपैठ रोकने और दुश्मन को चित करने के लिए आईटीबीपी के जवानों को मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग दी जा रही है। जिस तरह से हमने देखा गलवान घाटी में, इस वक्त हम आईटीबीपी के एक ट्रेनिंग कैंप में हैं, यानी कि एबीपी न्यूज की टीम यहाँ आईटीबीपी के ट्रेनिंग कैंप में है, जहाँ पर जो आईटीबीपी के जवान हैं उनको मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग दी जा रही है। क्योंकि अभी भी जो परिस्थितियाँ जो हैं वो इस तरह की हैं कि दोनों देशों के जो सैनिक हैं, फायरिंग हालांकि हुई है, 3-4 बार हो चुकी है, लेकिन जब भी कभी लड़ाई होती है तो अनआर्म्ड कॉम्बैट ही होता है, यानी कि बिना हथियारों की लड़ाई होती है, जैसे कि गलवान घाटी में हुई थी। तो ये तो आईटीबीपी के जवानों की मार्शल आर्ट ट्रेनिंग आपने देखी, और हम आपको ये भी बता दें कि आते ही राफेल ने ड्यूटी संभाल ली है। चीन से तनातनी के बीच राफेल विमानों को लद्दाख में तैनात कर दिया गया है। भारत चीन के तनाव के बीच एलएसी पर विमानों की पेट्रोलिंग जारी है, लेकिन अब सुखोई, मिग-29, मिराज 2000 और तेजस के साथ साथ राफेल ने एलएसी की निगहबानी शुरू कर दी है। राफेल के पायलट्स दूसरे फाइटर पायलट्स के साथ ट्रेनिंग कर रहे हैं, यहाँ तक कि वेपन प्रैक्टिस भी कर रहे हैं।
भारत ने फ्रांस के साथ 36 राफेल लड़ाकू विमानों का सौदा किया था। इनमें से 5 जेट भारत पहुंच चुके हैं और वायुसेना की अंबाला स्थित गोल्डन एरो स्क्वाड्रन का हिस्सा बन चुके हैं। 5 विमान अगले महीने यानी अक्टूबर में भारत आएंगे। भारत को राफेल की तैनाती इसलिए करनी पड़ी क्योंकि चीन लगातार LAC पर लड़ाकू विमानों की संख्या बढ़ा रहा है। इस बीच खबर है कि जल्द ही एक महिला पायलट रफाल लड़ाकू विमान उड़ा सकती है। इस वक्त भारतीय वायुसेना में 10 महिला फाइटर पायलट हैं। इनमें से एक महिला पायलट को अंबाला स्थित गोल्डन स्क्वाड्रन में तैनात किया जाएगा। अगली खबर जम्मू कश्मीर से है, जहां आतंक भड़काने की पाकिस्तान की एक और साजिश का खुलासा हुआ है। सीमा पार से पाकिस्तान की साजिश का ये एक और सबूत है। सीमा से सटे अखनूर सेक्टर में पाकिस्तानी रेंजरों ने ड्रोन के जरिए हथियार भेजने की साजिश रची, लेकिन सुरक्षा बलों की मुस्तैदी के चलते पाकिस्तान की ये चाल कामयाब नहीं हो सकी। बताया जा रहा है कि सीमा पर ड्रोन की गतिविधि के बाद सुरक्षा बलों ने तलाशी अभियान चलाया, जिसके बाद ये हथियार बरामद किए गए। तलाशी में 2 AK-56 राइफल, 3 मैगजीन और 90 राउंड गोलियां बरामद हुई हैं। जम्मू कश्मीर में आतंक की आग भड़काने में जुटा पाकिस्तान ड्रोन की मदद से कश्मीर में हथियार भेज रहा है। हाल ही में ड्रोन से हथियार भेजे जाने की घटनाओं में तेजी आई है। अगली खबर भी जम्मू कश्मीर से है, जहां के बडगाम में सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में एक आतंकी को मार गिराया। तस्वीरें बडगाम के चरार शरीफ इलाके की हैं, जहां मुठभेड़ के बाद सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर लिया है। कल रात से चल रहे एनकाउंटर के बाद एक आतंकी को मार गिराया गया है, जबकि इलाके में 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की खबर है। मारा गया आतंकी जैश ए मोहम्मद से जुड़ा बताया जा रहा है। दरअसल सुरक्षा बलों को इस इलाके में आतंकियों के छिपे होने की सूचना मिली थी। घेराबंदी के बाद जब सुरक्षा बलों ने यहां सर्च ऑपरेशन चलाया तो आतंकियों ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को मार गिराया और छिपे आतंकियों की तलाश जारी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली अहम खबर आपको बताते हैं। दिल्ली दंगों को लेकर के पुलिस की स्पेशल सेल ने बड़ा खुलासा किया है। आरोपियों की व्हाट्सएप चैट से पता चला है कि दंगों की प्लानिंग काफी पहले से चल रही थी। दंगों को लेकर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 15 आरोपियों के खिलाफ अदालत में जो चार्जशीट फाइल की है, उसमें आरोपियों के बीच हुए व्हाट्सएप चैट का भी जिक्र है। आरोपी सफूरा जरगर के चैट में लिखा है, जाफराबाद मेट्रो स्टेशन के पास चक्का जाम कर दिया गया है और लोगों को वहां पर चक्का जाम के सपोर्ट के लिए इकट्ठा करना है, क्योंकि चक्का जाम होगा तभी दंगा होगा। जब तक दंगा नहीं होगा तब तक हमारी बात कोई नहीं सुनेगा। चार्जशीट के मुताबिक सफूरा जरगर का ये चैट 22 फरवरी का है। इसके अगले दिन 23 फरवरी को दिल्ली में दंगे शुरू हो गए थे। इस चैट को सफूरा ने जामिया कोऑर्डिनेशन कमेटी के व्हाट्सएप ग्रुप में डाला था। दंगों की जांच के दौरान स्पेशल सेल ने 4 दर्जन से ज्यादा लोगों के व्हाट्सएप चैट खंगाले हैं। इस चैट से अहम जानकारी हाथ लगी है। ये चैट 17, 22 और 23 फरवरी की है। इनकी मदद से अभी और गिरफ्तारियां हो सकती हैं। अच्छा, ये जो दिल्ली पुलिस की चार्जशीट है, इसमें दंगों को लेकर ये भी लिखा गया कि बाकायदा इनका ताना बाना 2019 लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद से ही बनना शुरू हो चुका था। दिल्ली दंगों की जांच पड़ताल के बाद आरोपियों के खिलाफ तैयार हुई चार्जशीट में कई अहम खुलासे हुए हैं। इसके मुताबिक 2019 में संसदीय चुनावों के नतीजों की घोषणा के बाद से ही मुख्य साजिशकर्ताओं के दिमाग में हिंसा को लेकर तैयारियां शुरू हो गई थी, क्योंकि इन्हें लगता था कि यही आखिरी विकल्प है, जो इनकी कथनी और करनी में भी साफ नजर आ रहा था। चार्जशीट के एक पन्ने पर बताया गया है कि दिल्ली दंगों के दौरान पुलिस को निशाना बनाने के लिए कैसी तैयारी की गई थी। व्हाट्सएप पर 2 सदस्यों की बातचीत से ये सच सामने आया है। तुम लोगों ने लाल मिर्ची पाउडर के डिब्बे पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों पर हमला करने के लिए महिलाओं को बांटे हैं। तुम हमारे साथ ये क्या कर रहे हो? ये चैट 23 फरवरी की सुबह 12:18 की है। इसके कुछ घंटे बाद शाम करीब 5 बजे दंगे शुरू हो गए थे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। समाजवादी पार्टी ने बिहार चुनाव में आरजेडी उम्मीदवारों को समर्थन देने का ऐलान किया है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने बड़ा कदम उठाया है। पार्टी बिहार में अपना कोई उम्मीदवार नहीं उतारेगी, बल्कि आरजेडी के उम्मीदवारों का समर्थन करेगी। हम भी चाहते हैं कि बिहार के अंदर में भी युवाओं की बात हो, रोजगार की बात हो, विकास की बात हो, इसलिए हम लोगों ने आरजेडी के साथ उसको सपोर्ट करने का फैसला दिया है। पिछले विधानसभा चुनाव में बने महागठबंधन में समाजवादी पार्टी के लिए 5 सीटें छोड़ी गई थी। बिहार में राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस और अन्य दलों का महागठबंधन है। बीजेपी का कहना है कि समाजवादी पार्टी यूपी में ही अपना आधार खो रही है। वो बिहार में क्या चुनाव लड़ेगी? समाजवादी पार्टी का उत्तर प्रदेश के अंदर ही खुद का वजूद हो गया है। वो बिहार में जाके क्या चुनाव लड़ेगी? और इसलिए एक राजनीतिक मतलब भाषण है या एक कह सकता हूँ राजनीतिक बयानबाजी कर रहे हैं।
देखिए, एक तरफ कृषि बिल को लेकर बवाल मचा हुआ है, सरकार किसानों की बेहतरी की बात कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में किसानों को फसल बीमा के नाम पर मजाक किया गया। कई किसानों के खाते में सिर्फ 2 रुपए डाले गए। मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों के खातों में जो पैसा डाला है, उसने अन्नदाता के घावों पर नमक छिड़क दिया है। फसल बर्बाद होने के बाद सरकार ने भरोसा दिया था कि किसानों को बीमा राशि दी जाएगी, लेकिन जब बीमा राशि खाते में पहुंची तो सब दंग रह गए। किसानों के खाते में 2 रुपए से लेकर 200 रुपए तक डाले गए हैं। अब राज्य के कृषि मंत्री दलील दे रहे हैं कि कांग्रेस ने बीमा की राशि कम भरी थी, इसी वजह से किसानों को कम पैसा मिल पा रहा है। ये धोखाधड़ी हुई कमलनाथ ने की, कांग्रेस ने की। मैंने सोनिया गांधी जी को पत्र लिखा है, मांग की है कि कांग्रेस पार्टी या तो कमलनाथ जी से दिलवाए किसानों को, या कांग्रेस पार्टी अपने फंड में से दे, क्योंकि आपने ये गलती की, ये नियम के विरुद्ध कार्य किया और इसलिए किसानों के साथ धोखाधड़ी छल किया। इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस ने शिवराज सरकार पर निशाना साधा है। शिवराज सरकार ने भरोसा दिया है कि अगले साल से किसानों के खाते में 2000 रुपए से कम नहीं आएंगे। और देखिए, मध्य प्रदेश के रतलाम में प्रशासन से नाराज किसानों ने सड़क पर जाम लगा दिया। सड़क पर आने जाने वाले राहगीरों को जबरदस्ती रोकने की कोशिश में किसान कई लोगों से उलझ गए। कई घंटों तक बीच सड़क पर बैठकर उन्होंने आवाजाही ठप रखी। ये किसान पहले अपनी मांग को लेकर कलेक्टर ऑफिस पहुंचे थे, लेकिन जब कलेक्टर दफ्तर से बाहर नहीं आए तो उन्होंने हंगामा करना शुरू कर दिया। कई घंटों तक जाम लगाने के बाद आखिरकार किसानों ने तभी रास्ता खाली किया जब कलेक्टर उनसे मिलने सड़क तक आए। किसान पटवारी के खिलाफ कार्रवाई चाहते हैं। इस पर प्रशासन ने उन्हें जांच का भरोसा दिया है। फिलहाल उस पटवारी को हमने अटैच किया है, उसकी जांच करेंगे और सही स्थिति पता लगने के बाद तदनुसार कार्रवाई करेंगे। आगे बढ़ते हैं और अब आपको कोरोना की खबर बताते हैं। देखिए, देश में कोरोना मरीजों की बढ़ती तादाद के बीच एक अच्छी खबर भी सामने आई। पहली बार 24 घंटे में कोरोना से 1 लाख से ज्यादा मरीज ठीक हुए हैं। अब तक हर रोज तकरीबन 1 लाख नए मरीज सामने आने की खबरें आती थी, लेकिन अब ठीक होने वालों की तादाद बढ़ रही है। देश में कोरोना मरीजों की तादाद 55 लाख के पार हो गई है, लेकिन एक्टिव केस 9,75,681 ही हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 74,903 नए मामले सामने आए हैं और कोरोना से 1,01,468 मरीज ठीक हुए हैं। एक दिन में कोरोना से 1,053 लोगों की मौत हुई है। देश में कोरोना की रिकवरी रेट 80% से ज्यादा है। और कोरोना संकट के बीच एक अच्छी खबर जानिए। अगर आप कोरोना की वजह से वैष्णो देवी के दर्शन नहीं कर पा रहे तो कोई बात नहीं, अब वैष्णो माता का प्रसाद सीधे आपके घर पहुंच सकता है। लॉकडाउन के बाद 16 अगस्त से जम्मू के वैष्णो माता मंदिर को श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया गया है, लेकिन कोरोना का कहर कम नहीं हुआ है और लोग डरे हुए हैं। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने प्रसाद की ऑनलाइन डिलीवरी योजना को लॉन्च किया है। पूजा और प्रसाद के लिए वैष्णो देवी की सरकारी वेबसाइट पर जाना होगा, वहां बुकिंग करनी होगी। बुकिंग के 3 दिनों के भीतर मंदिर में पूजा होगी और स्पीड पोस्ट से प्रसाद आपके घर पहुंच जाएगा। इस काम के लिए केंद्रीय डाक विभाग से एक समझौता भी किया गया है। तो चलिए एक बार फिर कोरोना की बात कर लेते हैं। मुंबई में कोरोना से बुरा हाल है, लेकिन लगता है कि महाराष्ट्र सरकार को लोगों की जरा भी फिक्र नहीं। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, ये देखिए। आजकल कुछ ऐसे ही बुरे हाल से गुजर रहे हैं मुंबई के लोग। 5-5 घंटे लाइन में खड़े रहकर बस का इंतजार करना। इस बीच कोरोना का डर वो अलग। मुंबई में कोरोना के केस बढ़े तो बढ़े, सरकार को क्या फर्क पड़ता है। इन तस्वीरों को देखने के बाद तो ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि मिशन बिगिन अगेन के तहत सरकारी और निजी दफ्तर तो खुल गए, लेकिन परिवहन के नाम पर मुंबई की लाइफलाइन लोकल ट्रेन आम लोगों के लिए बंद है। तो वहीं बेस्ट और एसटी की बसें चल रही हैं। ऐसे में जिन लोगों को पहले ऑफिस पहुंचने में 1 से 2 घंटा लगता था, अब उन्हें 2 गुना 3 गुना वक्त लग रहा है। मुंबई का त्रस्त होते हुए, अपने जान को खतरे में डालते हुए दफ्तर पहुंच रहे हैं। सभी की केवल एक ही मांग है कि लोकल सेवाएं जल्द से जल्द शुरू की जाए, ताकि जो 7-8 घंटे का सफर, जो नर्क वाला सफर है, वो तय करते हैं दिन भर में, उससे राहत मिल पाए। देखिए, अनलॉक 4 में स्कूल तो खुल गए हैं, लेकिन कोरोना के डर की वजह से ज्यादातर छात्र अभी स्कूलों का रुख नहीं कर रहे हैं। गुवाहाटी के स्कूलों में दूसरे दिन भी गिनती के छात्र दिखाई दिए। क्लासरूम तैयार है, लेकिन वहां पढ़ाई के लिए छात्र ही मौजूद नहीं हैं। जो छात्र स्कूल पहुंचे हैं, वो अपने दोस्तों की राह देख रहे हैं। स्कूल पहुंचकर उन्हें अच्छा तो लगा, लेकिन दोस्तों की गैर मौजूदगी उन्हें खल रही है। सबसे मिलने के लिए मौका मिला फिर से, और इतना दिन से तो घर पे बैठे बैठे अच्छा नहीं लग रहा था, तो अभी ठीक ही है। सब लोग खुलना चाहिए धीरे धीरे।
असम में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। इस बीच सरकारी निर्देशों के मुताबिक 21 सितंबर से स्कूल खोल दिए गए, लेकिन छात्रों की कमी बता रही है कि फिलहाल वो ऑनलाइन पढ़ाई पर ही भरोसा जता रहे हैं। अगली खबर का रुख करते हैं। यूपी के पूर्व बाहुबली सांसद अतीक अहमद की एक और संपत्ति पर आज बुलडोजर चलाया गया। यूपी के प्रयागराज में अतीक अहमद के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की गई। अतीक का परिवार जिस मकान में रह रहा था, आज उसे सरकारी बुलडोजर के जरिए जमींदोज कर दिया गया। आज की इस कार्रवाई के बाद बाहुबली के परिवार को अपने रहने के लिए नया आशियाना खोजना पड़ेगा। शहर के चकिया इलाके में अतीक की पुश्तैनी जमीन पर करीब 3000 स्क्वायर मीटर में आलीशान मकान बना हुआ था। अतीक खुद भी परिवार के साथ इसी मकान में रहता था। नक्शा पास नहीं होने की वजह से इसे अवैध निर्माण घोषित कर इस पर कार्रवाई की गई। आगे बढ़ते हैं। यूपी के मथुरा में प्रेम प्रसंग में 2 युवकों की इतनी बुरी तरह से पिटाई की गई कि एक की मौत हो गई और दूसरा बुरी तरह से घायल हो गया। मथुरा के भारतीय गांव में पुलिस वालों की मौजूदगी बता रही है कि यहाँ के हालात कितने तनावपूर्ण हैं। बीती रात यहाँ पड़ोस के गांव का एक लड़का अपनी प्रेमिका से मिलने आया था। उसके साथ उसका एक साथी भी था। दोनों को गांव वालों ने पकड़कर पीटना शुरू कर दिया और इतना बुरी तरह मारा कि एक युवक की मौत हो गई। दूसरे घायल लड़के को बंधक बनाकर रखा गया था। खबर मिलते ही पुलिस यहाँ पहुंची और घायल युवक को छुड़ाकर अस्पताल ले गई। मृतक के परिजनों द्वारा एक तहरीर थाना वृंदावन पर दी गई है कि मृतक अपने एक साथी के साथ भरतिया गांव में एक लड़की से मिलने के लिए उसके घर पर गया था, जहां पर उसके परिजनों व आस पड़ोस वालों द्वारा वहां पर विरोध किया गया और उसके साथ मारपीट की, जिसके फलस्वरूप उसको चोटें आई और उसकी मृत्यु कारित हो गई। इस संबंध में मुकदमा थाना वृंदावन पर पंजीकृत किया गया है। बताया जा रहा है कि लड़की ठाकुर समाज से ताल्लुक रखती है और लड़का गुर्जर समाज से। घटना के बाद से दोनों गांवों में तनाव का माहौल है। हालात को देखते हुए मौके पर भारी तादाद में पुलिस फोर्स को तैनात कर दिया गया है। पंचनामा में अब खबर उत्तर प्रदेश से है, जहां जौनपुर में एक गांव ऐसा है। आजादी के 70 साल बाद अनुसूचित जाति की बस्ती में पहली बार यहां बिजली पहुंची है। ये नजारा है उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के मंडियाहू तहसील के गाजीपुर गांव की हरिजन बस्ती का, जहां आजादी के 70 साल बाद अंधेरे की गुलामी से आजादी मिली है। 70 साल जब पहुंची हो लाइट साहब, तो ऐसा बात हो कि जना ये होत हो कि बहुत सबके नई जिंदगी मिली है। लाइट के वजह से सबके बहुत हरा भरा जिंदगी लगत है। इस गांव में बिजली पहुंचने की कहानी भी बहुत दिलचस्प है। दरअसल बजाज कंपनी के इंजीनियर रजत बोहरा को जब पता चला कि इस गांव की अनुसूचित जाति बस्ती में बिजली नहीं है, तो उन्होंने ठान लिया कि गांव के हिस्से को जगमग करेंगे। यहाँ पे देखा गया था कि 70 सालों से इस गांव में बिजली नहीं आई थी, तो सौभाग्य योजना चली रही थी, तो उसके अंतर्गत यहाँ पे सर्वे कराया गया और इस गांव को प्रायोरिटी बेस पे लिया गया कि यहाँ पे इतने टाइम से बिजली नहीं है, आज़ादी के बाद से बिजली नहीं है, तो यहाँ पे बिजली का काम कराया जाए। काम अगर करना होता है कहीं पे, तो चाहे कोई भी अड़चन आए उसमें करना ही पड़ता है। अड़चन यहाँ पे भी आई, पर काम करना था, ठान लिया गया था। रजत ने सरकारी सौभाग्य योजना के तहत सरकार से मांग की थी कि गांव के उपेक्षित हिस्से में भी बिजली पहुंचनी चाहिए और फिर गांव में बिजली लाने के खर्च का खाका और योजना बनाकर दिया। और तब जाकर कहीं रजत की मांग को देखते हुए सरकार ने गाजीपुर की अनुसूचित जाति बस्ती में बिजली देने का फैसला किया। इस फैसले के बाद इस गाँव के करीब 64 घरों को बिजली मिल गयी है। और पंचनामा में फिलहाल इतना ही। मातृभूमि मेरे साथ थोड़ी देर में, लेकिन उससे पहले एक जरूरी सूचना।